बहुत स्वागत है डॉक्टर आशीष। डॉक्टर आशीष, चूंकि कोरोना संक्रमण बहुत सारे लक्षण भी होते हैं, लेकिन इससे बहुत सारे आपके ऑर्गन पर भी इंपैक्ट होता है, शरीर में किसी की किडनी, लीवर पर भी, लीवर फंक्शनिंग पर भी इंपैक्ट होता है, कई तरह के असर होते हैं। लेकिन कहा जाता है कि आंखों पर भी कोरोना असर डालता है। थोड़ा सा इसमें समझाएं विस्तार से कि क्या इसके इंपैक्ट हो सकते हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं, एहतियातन क्या कदम उठाए जाएं। डॉक्टर आशीष जी, जिस प्रकार से बहुत सारी नई नई बातें कोरोना के बारे में पता चल रही हैं, और अभी इस वाले जो हमारा जो नया जो सेकंड वेव आया है उसमें हमने देखा है कि बच्चों पे असर हो रहा है, और कई बार जो जवान भाई लोग हमारे जो पहले उतने इफेक्ट नहीं होते थे उनको भी असर हो रहा है। उसी प्रकार से डिजीज के स्पेक्ट्रम में भी कुछ डिफरेंस देखने को मिला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंजंक्टिवाइटिस, जो आंखों में संक्रमण होता है, वायरल कंजंक्टिवाइटिस, वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ सुनने की शक्ति, पहले तो सूंघने की और तेज चला जाता था, आजकल कान में सुनने की शक्ति भी कम पाई गई है, रिसेंट जो रिसर्च हुआ है उसके हिसाब से। तो आंखों में जो संक्रमण होता है उसमें जैसे कि मैंने कहा कंजंक्टिवाइटिस होता है। कंजंक्टिवाइटिस एक प्रकार से आंखों का एक संक्रमण है वायरस का। तो वायरस हमारे नाक के थ्रू भी हमारे शरीर में जा सकता है, हमारे गले के थ्रू भी जा सकता है, सीधे दोनों को बाईपास करके फेफड़े में आ सकता है, और कभी कभी दूसरे अंगों पे भी आता है, जैसे कि मैंने कहा कान का कम सुनाई देना। दूसरा आजकल नया एक आ गया है, वो है लूज मोशन होना। तो अगर आपको इनमें से कोई लक्षण दिखाई देते हैं कि अगर आपको लूज मोशन हो रहा है, या ऐसा लग रहा है कि मेरे कान में सुनाई कम दे रहा है, या आंखों में संक्रमण हो रहा है, तो उसको भी ऐसे हम कहते हैं अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, अगर अन्यथा सिद्ध न किया जा सके तो मान के चलिए कि ये कोरोना है, क्योंकि कोरोना हर किसी के दौर से शरीर से गुजरेगा। अब कंजंक्टिवाइटिस का इसका रूप क्या अलग होता है, विशेष कोई खास अलग रूप नहीं होता, जैसे कि बाकी कंजंक्टिवाइटिस जैसे बचपन से हम सभी को आंख आ चुकी है, हम सबको अनुभव है, हमारे को या हमारे परिवार में किसी को आंख आई होती है, तो वैसे ही आंखों का लाल हो जाना, आंखों में से चीपड़ आना, आंखों का सवेरे उठने पर चिपक जाना, ये सारे संक्रमण के लक्षण है कंजंक्टिवाइटिस के। लेकिन एक बात मैं साथ ही साथ और मैं बताना चाहूंगा कि अब जैसे प्रकार से लोगों में एक बहुत ज्यादा भय है कि कोरोना हो तो ये हो जाएगा, तो कोरोना हो ही जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको कंजंक्टिवाइटिस हो गया तो आपको कोरोना शरीर में फैल के आपके फेफड़े तक आ ही जाएगा। तो कई बार सिर्फ कंजंक्टिवाइटिस होके भी आप ठीक हो सकते हैं। मेरे ही घर में कई ऐसे मेट्स हैं जिनको सिर्फ लूज मोशन हुआ और वो ठीक हो गए। जी पूछिए। जी जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। इसके अलावा कुछ और ऐसे दूसरे रोग होते हैं जिनका आंखों पर असर होता है। उदाहरण के तौर पर शुगर पेशेंट्स का अक्सर आंखों पर प्रेशर दबाव होता है। हो सकता है कि आंखों की रोशनी भी कई बार कम होने लगती है। ऐसे में कोई शुगर पेशेंट को अगर कोरोना हो जाता है, उसकी आंखों पर क्या ऐसी स्थिति में ज्यादा प्रभाव होगा, ज्यादा असर होगा क्या? जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि कोरोना कई बार खुद उतना नुकसान नहीं करता जितना कोरोना से होने वाले साइड इफेक्ट्स नुकसान कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे एक यंग पेशेंट को मैं जानता हूं, जो कि बदकिस्मती से मेरे रिलेटिव भी हैं दूर के। यंग बंदा 35 साल का, ही वाज ओके, उसको ना बुखार आया, ना खांसी आई, ना कुछ हुआ, ना कोरोना का कुछ हुआ, लेकिन सडनली उसको अजीब सा लगा, वो चल के जा रहा था, अस्पताल में उसने लिफ्ट भी नहीं ली और बोला मैं चल के जाऊंगा, आई एम ओके, और ऊपर जाके वो कोलैप्स हो गया क्योंकि उसका हार्ट अटैक आ गया था। तो एक चीज हमको कोरोना में और देखने को मिल रही है, वो ये है कि जगह जगह पे क्लॉटिंग हो रही है बॉडी में। लोगों को डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाती है, लोगों को ब्रेन का स्ट्रोक हो जाता है, लोगों को हार्ट के अटैक आ जाते हैं। तो ये एक और एस्पेक्ट है जो खासकर हम लोग सिर्फ अभी कोरोना से बचाव, कोरोना के इलाज पे हम ज्यादा करके फोकस करते हैं। निश्चित तौर पे हमें करना चाहिए, ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी हमको समझना पड़ेगा कि बहुत बड़ी तादाद में, करोड़ों में अब तो कहा जा सकता है कि लोग निकल के भी आ रहे हैं। उन लोगों में आगे चल के भविष्य में कोई दिक्कत ना आए, जिसमें कि आंख भी शामिल है, वो ये सोचना बहुत जरूरी है और हमको ये जानना जरूरी है। बल्कि लोगों को इस चैनल के माध्यम से और आप बाकी मोबाइल के माध्यम से आप लोग अपने सब जिनसे आप प्रेम करते हैं, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को बताइए कि क्लॉटिंग की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स, इसमें मैं ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि आपके डॉक्टर इसके बारे में निश्चित तौर पे इसकी पक्की सलाह देंगे। हमको ये जान लेना जरूरी है कि एक ऐसी कोई चीज हो रही है, क्योंकि जानकारी ही बहुत बड़ी ताकत होती है। तो आप जानेंगे तो आप डॉक्टर से पूछ सकेंगे। ये दवाइयां कृपया करके खुद से ना चालू करें कि क्लॉटिंग हो रही है तो मैंने मेडिकल स्टोर से पूछ के चालू कर लिया या किसी, ऐसा नहीं। आप अपने डॉक्टर से, अगर आप पोस्ट कोविड पेशेंट हैं या आपको बुखार आके भी चला गया हो, आपने टेस्टिंग नहीं कराई और 2 दिन में ठीक हो गया, तो मान के चलिए अभी के दौर में आपको कोरोना होके निकल गया,
तो उस समय हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना पड़ता है, हमें अपने डॉक्टर से पूछना होगा कि क्या ये किसी प्रकार की क्लॉटिंग की संभावना है मेरे शरीर में। और कई बार डॉक्टर एक इकोस्प्रिन की टैबलेट अलग अलग पावर में आती है, एक निश्चित पावर की गोली आपके शरीर और आपकी आंतरिक व्यवस्था के हिसाब से, आपकी बीमारियों के हिसाब से आपको चालू करके देंगे, जिससे कि आपकी लॉन्ग टर्म में सुरक्षा रहेगी। नहीं तो क्या होता है, कोरोना से बहुत सारे लोग उतना नुकसान नहीं होता या जीवन लॉस नहीं होता जितना उसके बाद हार्ट अटैक से हो जाता है या फिर ब्रेन के स्ट्रोक से हो जाता है। तो छोटी सी एक कोई क्लॉटिंग अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी कहीं हो गई मान लो बॉडी में, तो वो भी बहुत बड़ी आफत हो जाती है। अब रहा सवाल आपके आंखों के लिए, तो जिस प्रकार से मैंने कंजंक्टिवाइटिस की बात की, इसके अलावा आंखों में और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। इसकी विस्तार में जाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ जानकारी के तौर पे बताना चाहूंगा कि आंखों में, जैसे हमारी आंखें कैमरा होती है और कैमरे में जिस प्रकार से सामने कांच होता है, फिर लेंस होता है जो लाइट को फोकस करता है रील पर, तो रील हमारे बॉडी में जो होती है वो रेटिना होती है। तो उसके बाद जो होता है, केबल के द्वारा हम किसी उस कंप्यूटर की इमेज को किसी मॉनिटर के कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। तो जो केबल होता है वो ऑप्टिक नर्व होती है और जो कंप्यूटर होता है हमारा ब्रेन होता है। तो आंखें एक कैमरा है, बीच में एक केबल है और एक ब्रेन है। कंजंक्टिवाइटिस होने के अलावा कोरोना वायरस हमारी आंखों के अंदरूनी हिस्से को, जहां पे हमको रेटिना बोलते हैं, वहां पे ब्लड क्लॉटिंग कर सकता है। जिस प्रकार से वो ब्रेन में कर सकता है, जिस प्रकार से वो हार्ट में कर सकता है, उसी प्रकार से आंखों के अंदर खून के थक्के जमने का, अचानक थक्के आ जाने का और अचानक से नजरों का कम हो जाने का, ये इसकी बहुत सारी संभावना बढ़ गई है। इसके अलावा आंखों के नस की जो ब्लड सप्लाई है, जो केबल है, उसको भी जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ पोषण की आवश्यकता होती है। तो बहुत बारीक नलियां उस वायर को भी सप्लाई कर रही होती है ताकि भाई तुम जिंदा रहो और जो भी इंफॉर्मेशन है ब्रेन तक बराबर लेके जाओ। तो वो नसें भी अफेक्ट होती हैं और ब्रेन का वो हिस्सा, खासकर पीछे वाला हिस्सा जो आंखों को कंट्रोल करता है, जिसको हम ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं, अगर वहां पे कुछ हो जाए या फिर रास्ते में जो रास्ते जाने का रास्ता है वहां तक का, उसमें कुछ हो जाए तो भी आंखों पे असर पड़ता है। ये जानकारी आपको रखनी जरूरी है। ये दो बातें, पहला कि आपको क्लॉटिंग की संभावना हो सकती है, तो अमूमन 3 महीने तक लोग एस्पिरिन की गोली देते हैं, लेकिन प्लीज मैं रिपीट करूंगा, आप डॉक्टर आशीष, आप क्लॉटिंग का जिक्र कर रहे हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग, हालांकि आपने बताई भी चीजें, थोड़ा और अगर स्पेसिफिक तरीके से बता सकें, दर्शक भी इसको समझना जरूर चाह रहा होगा कि ये ब्लड क्लॉटिंग शरीर के किस किस हिस्से में होती है, किस हिस्से में होने से क्या प्रभाव पड़ता है। आपने बताया कि ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, और कोई भी परेशानी इस ब्लड क्लॉटिंग से आ सकती है? जी, क्लॉटिंग एक, मुझे लगता है कि बॉडी के अंदर एक सिस्टम है। जैसे हमारा हाथ कटता है तो हमें थोड़ा सा, हम उसको दबा के रख देते हैं, घर वाले बोलते हैं दबा के रख दो, ठीक हो जाएगा। तो दबा के रखने से वो बॉडी का जो ठीक करने का सिस्टम ऑटोमेटिक काम करने लगता है। हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट बनाई है ईश्वर ने, तो वो बॉडी अपने आप को जाली वाली बना के, समझ लीजिए छोटी सी मेश बना के, पतली बारीक महीन जाली बना के उस क्लॉटिंग को रोक देती है। इसको हम ब्लड क्लॉट कहते हैं। इसके अलग अलग पाथवेज हैं, हम उस पर नहीं जाते, बट बॉडी का एक सिस्टम है किसी भी क्लॉटिंग को रोकने के लिए। उस क्लॉटिंग, अब ऐसी ही क्लॉटिंग ब्लड तो बॉडी के अंदर भी बह रही है, ठीक है। ऐसा क्या होता है कि बॉडी के बाहर आते ही ब्लड क्लॉट होने लगती है, बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होती है कि नहीं। हमें बॉडी के अंदर का ब्लड तो बिल्कुल फ्री फ्लो चाहिए, हमको क्लॉटिंग चाहिए ही नहीं। कहीं क्लॉटिंग हमको हो जाएगी तो दिक्कत होने लगेगी। तो ये जो सिस्टम जो कि आंतरिक क्लॉटिंग को होने से रोकता है, ये प्रोटेक्टिव सिस्टम भी होता है। तो दोनों सिस्टम बड़े बैलेंस में काम कर रहे होते हैं। बहुत स्मार्ट सिस्टम है। जैसे बाहर आता है, कुछ हमारे कोलेजन फाइबर कटते हैं, कुछ नसें कटती है, तो ऑटोमेटिक वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और अंदर में कुछ ऐसे सिस्टम रहते हैं जो उसको एक्टिवेट होने नहीं देते, ब्लड को फ्लूइड बना के रखते हैं। तो कोरोना वायरस का जो संक्रमण होता है, उसकी एग्जैक्ट पैथोफिजियोलॉजी जिसे कहते हैं, या किस प्रक्रिया से वो इस प्रोसेस को अफेक्ट करता है, ये बहुत गहरी वाली बात हो जाएगी और अभी समझ के भी बहुत परे है। अभी रिसर्च चल रहा है इसके ऊपर, बट ये सिंपल रूप में ये समझ लेना आवश्यक इनफ होगा कि वो जो अंदर ब्लड को जो फ्री फ्लो जो चलता रहता है, वो जो सिस्टम है कि हमारे ब्रेन से हार्ट से लंग्स कहीं घूमता रहता है ब्लड, वहां पे खासकर जो क्लॉटिंग जो नहीं होती थी वो सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो जहाँ क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए वहां पे, जहां भी खून थोड़ा पतला हुआ, रुका, थोड़ा सा गाढ़ा हुआ, तो वो क्लॉटिंग होने लगती है। अब ये क्लॉटिंग कहाँ होगी? अब वो क्लॉटिंग ऐसी जगह ज्यादा होगी जहां पे खून की नलियां थोड़ी सी पतली हैं, जैसे कि हमारे हार्ट की बारीक नलियां, हमारे ब्रेन की नलियां। बहुत बड़ी बड़ी नलियों में क्लॉटिंग होना मुश्किल होता है। जैसे हमारे घर के आमतौर पर नालियों में, बड़ी नालियों का ब्लॉक होना बहुत मुश्किल होता है, छोटी नालियां जल्दी ब्लॉक हो जाती हैं। तो वैसी ये शरीर की नलियां भी हैं, जो छोटी नलियां हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आपको पहले से ही कुछ क्लॉटिंग की समस्या है,
इसके अलावा अगर आपको पहले से स्ट्रोक आ चुका है, ब्रेन का पैरालिसिस हो चुकी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बाईपास हो चुका है, आप कुछ प्रकार की गोलियां ले रहे हैं, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, या फिर बॉडी में कहीं डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गई है, या आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, या आपको लगता है कि आपकी एक्टिविटी थोड़ी सी कम है, या आपको लगता है कि आपका वजन थोड़ा ज्यादा है, या आपको लगता है कि नहीं मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ फिजिकली जितना मुझे होना चाहिए, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। इन रिस्क फैक्टर्स वाले लोगों को नॉर्मल मरीज को भी होने की संभावना रहेगी। ऐसा नहीं कि आप को हार्ट डिजीज हो तो ही हो जाए। कई जवान आदमी, एक छोटी सी बात है ब्लड प्रेशर, जिसको हम बहुत लाइटली लेते हैं। हाँ, थोड़ा बीपी रहता है, मैं कभी कभी गोली ले लेता हूँ, आप अमूमन ऐसा सुनने को मिलेगा लोगों के साथ, बट ये बीपी डेंजरस चीज है, खासकर अगर आपको कोरोना हो चुका है और कोरोना के बाद अगर आपके ब्लड की क्लॉटिंग की वो गड़बड़ी चल रही है, तो ऐसे लोगों में दिक्कत आने की संभावना ज्यादा रहती है। जी, इसी से मिलता जुलता मैं डॉक्टर आशीष के पास जाऊं, उससे चलिए मैं डॉक्टर आशीष के पास ही रुक करूंगा। डॉक्टर पालीवाल जो बात कह रहे हैं कि मरीज कई बार घुसने की कोशिश करते हैं कोविड वार्ड में, वो स्वाभाविक है कि बिल्कुल गलत हो सकता है और लोगों को परेशानी भी हो सकती है, लोग संक्रमित भी हो सकते हैं, लेकिन एक इसका छोटा सा पहलू यह भी है कि मॉरल बूस्ट होना जरूरी होता है। मरीज को अगर लग रहा है कि भाई उसके साथ लोग हैं, उसके परिवार वाले साथ हैं, तो ताकत अंदर से एक मिलती है, वो आपको रिकवर करने में मदद मिलती है। तो इसके हम दूसरे तरीके भी अपना सकते हैं क्या, कि भाई मोबाइल के माध्यम से वीडियो कॉलिंग के जरिए अपने मरीज से हम बातें करते रहें और एक मॉरल बूस्ट भी मिलता रहे। डॉक्टर आशीष, ज्यादा करके जो अस्पतालों में मैंने देखा है, मेरे ख्याल से ज्यादा करके इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ तक एम्स जैसे की बात करें, तो अभी एम मोबाइल पे आमतौर पर रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, तो मरीज स्वयं अपने मोबाइल से ही अपने रिलेटिव से बात कर सकता है। तो वो तो ये जो आप कह रहे हैं, ये आमतौर पे ये बात है नहीं कि वो बात नहीं कर पाते। हाँ, उनको दुख इस बात का ज्यादा होता है कि वो मेरे सामने फिजिकली मौजूद नहीं है, कोई हाथ नहीं पकड़ा है, कोई देखा नहीं है, और मरीज के परिजन भी बहुत इमोशनली, नेचुरली जितना रिलेशन हो उतने ज्यादा हम इमोशनली अटैच होते हैं और बहुत घबरा जाते हैं, तो मन करता है कि साथ आए। लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था की जो चैलेंज चल रही है, जो पराकाष्ठा चल रही है अभी स्थितियों की, जो जूझ रहे हैं डॉक्टर्स और सिस्टम्स, उसमें अगर कोई परिजन ऐसा अपने इमोशन को कंट्रोल ना करे, हम पूरी तरह समझते हैं कि बहुत इमोशनल मैटर होता है और उसकी बात, उसकी गहराई को मरीज का रिलेटिव ही समझ सकता है, डॉक्टर नहीं समझ सकता। लेकिन अगर वो जाने अनजाने में सिस्टम को और तोड़ दे रहा है, मान लो अगर हर मरीज, इमेजिन करिए आज आके रिलेटिव साथ में खड़े हो जाएंगे, तो हम लोग डॉक्टर्स कैसे काम करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। और उनके दूसरा होता है इन्फेक्शन होने का खतरा। बिल्कुल सही बात। तो इनको तो शायद तुम जो सही बोल रहे हैं कि शायद उनको कुछ ना हो भी हो, अगर बहुत हट्टा कट्टा जवान लड़का हो तो शायद कोरोना हो भी और निकल भी जाए, लेकिन उसको कोई दूसरा संक्रमण हो गया। मैंने कहा कोरोना उतना नहीं मारता जितना कई बार उसके साथ उसकी कोई इन्फेक्शन मार देते हैं। तो अगर इन्फेक्शन हो गया तो वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम उसको, वो कहीं बाहर लेके जा रहा है, तो इतना जघन्य अपराध है कि आप सोचिए वैसी ही समस्या आप अपने रिलेटिव के चेहरे पे वो भाव, वो दुख देख नहीं पा रहे हैं और आप वैसा ही भाव, दुख का प्रयोजन कर रहे हैं दूसरों के लिए या अपने ही किसी दूसरे रिलेटिव के लिए, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जेपी पालीवाल। डॉक्टर आशीष महुविया, आपका भी बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस चर्चा में स्वाभाविक है मिली होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।